हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है। और आज की क्लास में हम पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2025 का, यानी कि लेटेस्ट जो एग्जाम एचपी टेट का हुआ था। बायोलॉजी सेक्शन को मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को हम। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 61। आपको पता है बायोलॉजी का सेक्शन 61 से स्टार्ट हुआ होगा, दैट्स व्हाई 61 नंबर यहाँ पे है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट्स ड्यूरिंग विच फेज? कौन से फेज में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं एक्सचेंज करते हैं देयर सेगमेंट? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन या फिर पैकिटीन? ये क्वेश्चन आपको मियोसिस से आया। मियोसिस जो प्रोसेस है, अगेन पूरा का पूरा सेल चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे सेल चैप्टर को देखें, उसके एमसीक्यूज पढ़ें, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी, क्योंकि वहां प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है हर टॉपिक। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज सेगमेंट होता है, ये मियोसिस 1 का पार्ट है। मियोसिस 1 में मेनली अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें, वहां पे हो रहा है ये सब। और प्रोफेज 1 में भी हम कहें तो कितनी स्टेजेस होती हैं? बताएगा कोई कमेंट करके? 5 स्टेजेस होती हैं। लता जरा पानी दे दो, ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। लता, यहाँ पे आ जाएगा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट इज डायाकाइनेसिस। और याद रखें कि इसी सीक्वेंस में याद करना है इसको। कई बार सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है प्रोफेज 1 की, या सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब हमें बोला है अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज कब करते हैं सेगमेंट, तो वो करते हैं पैकिटीन में। कब करते हैं? ऑप्शन डी, पैकिटीन में। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं आपका यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जो पीवाईक्यू में पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। वो है आपका साइनेप्सिस। अभी साइनेप्सिस क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाट इज साइनेप्सिस? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये डेफिनेशन भी आप याद रखना, हो सकता है डेफिनेशन पूछ ली जाए। साइनेप्सिस की बात करें तो प्रोफेज 1 में ही ये होता है, लेकिन किस स्टेज में होगा? ये होता है आपका जाइगोटीन में। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है, तो जाइगोटीन में होता है। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज सेगमेंट ड्यूरिंग विच फेज, उसका आंसर हो जाएगा पैकिटीन। तो चीजें याद रखना। कितने क्वेश्चन बन गए देखो यहाँ एक ही क्वेश्चन से। इसी तरह से हर क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, और यहाँ से भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा पॉइंट से, तो आप उसको इजिली कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। इन फ्लोरल फॉर्मूला के डिनोट्स विच स्ट्रक्चर? कोरोला, कैलिक्स, पेडिसिल, पेरिएंथ। ये जो के है, ये क्या डिनोट कर रहा है? देखो, फ्लोरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, वहां पे हर इस चीज के लिए, जो कोरोला, कैलिक्स, पेडिसल, पेरिएंथ पार्ट है फ्लावर के, इनके लिए सिंबल होते हैं। जैसे अगर मैं के की बात करूं, के होता है कैलिक्स के लिए। कैलिक्स क्या होता है आपका? सेपल्स। क्या होते हैं कैलिक्स? सेपल्स। के बाद आ जाता है सी। सी स्टैंड्स फॉर कोरोला। और कोरोला क्या होते हैं आपके? पेटल्स। फिर कैलिक्स कोरोला के बाद आ जाएगा आपका पेरिएंथ। पेरिएंथ की बात करें तो, अच्छा इस साइड ही लिखते हैं ना, एक ही साइड। पी से डिनोट किया जाता है पेरिएंथ को। ठीक है, टेपल्स भी बोला जाता है इनको। पेरिएंथ के बाद ए, एंड्रोशियम। और जी से डिनोट किया जाता है गाइनोशियम को। अब देखो यहाँ से क्या बेनिफिट हुआ आपको। एक तो ये पीवाईक्यू आपको पता चल गया कि के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। दूसरा, बाकी के सिंबल भी अगर एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो ये भी याद रखने हैं। कोरोला के लिए सी, पेरिएंथ के लिए पी, एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी।
इसको याद रखना है आपने, ठीक है। और यही सिंबल अगर ब्रैकेट में लिखे जाए, मान लो के को अगर ब्रैकेट में लिखा जाए तो इसका मतलब है कि जो कैलिक्स है वो फ्यूज्ड है, जो पार्ट्स हैं वो फ्यूज्ड है, अगर ब्रैकेट में लिखा जाए। अगर नहीं लिखा है ब्रैकेट में दैट मीन्स फ्री है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए अगेन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैक्सी कोटिंग ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। तने के बाहर त्वचा पर मोमी लेप क्या कहलाता है? बहुत ही अनकॉमन चीजें है ना, हिंदी में बहुत ही रेयर रहता है, अगर बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हैं बायोलॉजी, पर बहुत अच्छी बात है जो हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए हिंदी में भी क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू में भी, बोथ लैंग्वेजेस में रहता है पेपर। अगर आप देखें फाइनल पेपर जो रहता है टैट का, उसमें भी बोथ लैंग्वेज होती है। तो यहाँ भी बोथ है, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लें, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लें। तो क्या होती है वैक्सी कोटिंग ऑन एपिडर्मिस? ट्यूबेरिन, पेरिडर्म, फैलम, क्यूटिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्यूटिकल। मेन पर्पस क्या रहता है इसका? प्रोटेक्शन का, है ना, या फिर लॉस ऑफ वाटर जो होता है उसको कम कर देता है, ये ट्रांसपिरेशन कम होती है, तो क्यूटिकल होता है। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट है फिर 64th क्वेश्चन, आर क्यू रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है? 0, 1, ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? कितना होता है आर क्यू? सबसे पहले तो जानो आर क्यू क्या होता है। आर क्यू होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved over volume of O2 consumed। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना पूछा भी गया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी कोशेंट का फॉर्मूला या डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो व्हाट इज आर क्यू? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये होती है 1। कितनी होती है? 1। आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है? 1। इसी के साथ साथ और भी हैं सब्सटेंसेस, कंपाउंड जिनकी आपको पता होनी चाहिए आरक्यू वैल्यू, जैसे कि प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन। तो आरक्यू अगर हम देखें प्रोटीन का होता है 0.9, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। फिर फैट्स का अगर देखा जाए तो फैट्स का होता है 0.7। ऑर्गेनिक एसिड्स को अगर देखा जाए तो ये ग्रेटर देन 1 रहता है। कितना रहता है? आरक्यू ग्रेटर देन 1। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। So again, RQ stands for respiratory quotient, which is equal to volume of CO2 evolved divided by volume of O2 consumed. RQ of protein is 0.9, RQ of fat is 0.7, RQ of organic acid is greater than 1 and RQ of carbohydrate is 1. 1.0 भी लिखा होता है कई जगह, ठीक है, एक ही बात है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following growth regulator is known as stress hormone? देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन कितने हैं? बेसिकली 5। कौन कौन से? ऑक्सिन, गिबरलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड आपका साइटोकाइनिन। 5 के 5 सुन लिए, हो गए याद। अब क्वेश्चन बोला है इनमें से स्ट्रेस हार्मोन कौन है, तो वो है आपका कौन सा? इंडोलेसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, GA3, गिबरलिन एसिड 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड। ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है। क्यों कहा गया है स्ट्रेस हार्मोन? क्योंकि जब आपका कोई भी प्लांट स्ट्रेस में होता है, जैसे ड्राउट कंडीशन हो गई या डेजर्ट में, या मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट जो है स्ट्रेस में है, ठीक है, प्लांट क्या है? स्ट्रेस में है, तो उसके अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एब्सिसिक एसिड। और ये जो एब्सिसिक एसिड है, एक और इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, स्टोमेटल क्लोजर में भी हेल्प करता है। स्टोमेटल क्लोजर में भी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये जो है प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी, प्रमोट सीड डोरमेंसी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसके बारे में याद रखने हैं। एक तो ये पीवाईक्यू है कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है। स्टोमेटल क्लोजर भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि स्टोमेटल क्लोजर में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एक तरह से प्लांट में,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज NAA, 2,4-D, IBA, IAA। मेनली अगर प्लांट हार्मोन जिसकी बात की जाए जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है, इट इज 2,4-D। कौन सा है? 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-D की फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव या सीनेसेंट। देखो अगर प्लांट की बात की जाए, तीन तरह के फेज रहते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल। जुवेनाइल का ही दूसरा नाम है वेजिटेटिव फेज। ये है पहला फेज। दूसरा फेज आता है उसकी लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। एंड थर्ड वन इज सीनेसेंस, बुढ़ापा। जुवेनाइल फेज होता है, मतलब जैसे अगर हम अपना भी एग्जांपल लें, जो बच्चों वाली स्टेज है दैट इज जुवेनाइल फेज। ठीक है, इसमें ग्रोथ होगी प्लांट की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगा, फ्लावरिंग होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल जो भी होगी। सीनेसेंट फेज होता है अगेन, यहाँ पे फाइनल स्टेज हम कह सकते हैं इसको, जहां पे डेथ होगी प्लांट की, धीरे धीरे वो मुरझाता चलेगा, बुढ़ापा प्लांट को आ जाएगा, है ना। तो हमें बोला गया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सी स्टेज है जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर है तीनों फेज? कोई भी फेज आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। जिंदगी में एक ही बार फ्लावर करेगा वो कौन है? बैम्बू ट्री, जैक ट्री, मैंगो, पपाया। पता है आपको कौन सा प्लांट होगा? इट इज बैम्बू ट्री। और जो वंस इन लाइफ टाइम फ्लावर करते हैं उनको कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट्स। कैसे प्लांट होते हैं वो? मोनोकार्पिक। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोकार्पिक प्लांट कौन से हैं। एग्जाम्पल तो इसका बैम्बू मिल जाएगा आपको, बढ़िया। Plants that flower only once in their lifetime and then die, मर भी जाते हैं उसके बाद, those plants are called monocarpic। और ये जो जैक ट्री, मैंगो, पपाया आप देख रहे हैं, आपको पता ही है काफी बार फ्लावरिंग होती है इनमें, हर साल तो हम खा रहे होते हैं फ्रूट्स, है ना। तो ये जो है जैक ट्री, मैंगो, पपाया, ये आपके मल्टी कार्पिलरी आप कह सकते, मल्टी कार्पिक कह सकते हो आप इनको, या पॉलीकार्पिक बेटर टर्म रहेगी, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक प्लांट्स ये हैं। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक टर्म क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना। मोनोकार्पिक वो जो वंस इन लाइफ टाइम जो है फ्लावरिंग करेंगे, पॉलीकार्पिक वो जो इंटरवल में फ्लावरिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिगमेंट प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ग्रीन ऑक्सीजेनिक प्लांट इज। ऐसा पिगमेंट जो हर ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, वो भी ऑक्सीजेनिक। क्लोरोफिल ए, बी, फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल सी। तो पिगमेंट की अगर बात की जाए, जो यूनिवर्सल पिगमेंट भी जिसको बोला जाता है, यूनिवर्सल पिगमेंट, वो है आपका क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है क्रेन्स एनाटॉमी अकर इन। किसमें होती है क्रेन्स एनाटॉमी? जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस लगाई है ना हमारी चैनल पे, यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस, बिल्कुल उनको ये आंसर जरूर आता होगा। और जिन्होंने नहीं लगाई है प्रीवियस क्लासेस, अभी के अभी क्लास के बाद प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं, वहां पे बायोलॉजी सेक्शन खोलें, आपको सारी की सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे टेट के, जैसे केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जीके हो गया, उसकी भी डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी है, तो अपनी तैयारी आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी किस में पाई जाती है? C4 लीव्स में, C3, बोथ या नन? तो ये पाई जाती है C4 लीव्स में, है ना। व्हाट इज क्रेन्स एनाटॉमी? दो तरह के सेल रहते हैं इनमें, बंडल शीथ और मेसोफिल सेल, है ना, जिनमें C3 और C4 साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फॉस्फोरिलेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज सिंथेटेज। क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर इज हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से क्वेश्चन आया है आपको। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ये आपका, जहां पे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है।
है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। दिस स्टेप इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे याद रखना एंजाइम कौन सा यूज होता है, हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है नेट गेन ऑफ एटीपी इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक एन एरोबिक। एरोबिक वो जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है रेस्पिरेशन। तो नेट गेन ऑफ एटीपी इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज कितना होगा, 1, 4, 2, 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2। डायरेक्ट याद रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर इज फाउंड इन टोबैको, मिराबिलिस, सनफ्लावर, नन ऑफ दिस। सबसे पहले तो समझो दो तरह के फ्लावर होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिस्टोगैमस एंड अनदर वन चैस्मोगैमस। डिफरेंस इनमें ये है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, हमेशा कभी भी ओपन नहीं होंगे। चैस्मोगैमस आपके ओपन फ्लावर होते हैं, जैसे रोज, सनफ्लावर, ये सारे चैस्मोगैमस हैं, ठीक है। क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर क्लोज होते हैं तो इनमें देखी जाती है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हिडन है, अंदर है, बंद है। और चैस्मोगैमस में सेल्फ भी देखी जा सकती है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी देखी जा सकती है, दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल सेल्फ के तो आप ये चैस्मोगैमस के तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। क्लिस्टोगैमस के स्पेसिफिक एग्जाम्पल आते हैं जैसे वियोला, ऑक्सैलिस, ठीक है। ये आपने दो एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। और यहाँ पे बोला गया है क्लिस्मोगैमस फ्लावर इज फाउंड इन, देखो टोबैको में भी नहीं, मिराबिलिस में भी नहीं, सनफ्लावर में भी नहीं, ये तीनों के तीनों चैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। एग्जाम्पल याद कर लेना क्लिस्टोगैमस के, जो हमेशा बंद रहते हैं ऐसे फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म्स का। किसका होता है, एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन में क्यों बोला गया है इसको डबल फर्टिलाइजेशन, ये एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पर्म, वन स्पर्म, ये फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ, जो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में भी रहता है। लेकिन जो सेकंड स्पर्म है वो फ्यूज कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और इससे जो बनता है वो है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म मेनली। तो ये दो प्रोसेसेस एक साथ होती हैं एंजियोस्पर्म्स में, दैट्स व्हाई डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया है कि एक स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा जो स्पर्म सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है बनाता है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसीलिए एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है। कल की क्लास में भी आई थिंक मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जेनेटिक्स याद करो, मेंडल, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, वहां पे एक जीनोटिपिक रेशियो आपको याद रखनी है, एक आपको फिनोटिपिक रेशियो याद करनी है, ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो ये होती है 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये होती है 3:1। तो क्या आंसर होगा इस 3:1, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्लांट स्टडीड बाय मेंडल इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिनको आंसर आता है जल्दी से कमेंट कर दो। टी, मैंगो, रोज, पीपल, कौन सा प्लांट स्टडी किया था मेंडल ने, टी प्लांट, है ना, पाइसम सेटिवम। साइंटिफिक नेम्स भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज oogamie, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, जूगैमी। क्वेश्चन बोला गया है डिसिमिलर साइज है, तो क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी, एनाइसोगैमी। एक एक करके सबको समझ लो। oogamie होती है जहां पे जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा है साइज में, लार्ज, साथ के साथ नॉन मोटाइल है, ठीक है, एंड मेल गैमीट स्मॉल है और मोटाइल है, ठीक है। आइसोगैमी होते हैं जहां पे मेल और फीमेल गैमीट सेम है,
मेल और फीमेल गैमीट क्या है, सेम है साइज में और आपके शेप में। किस इसमें बोल रही हूँ मैं, साइज एंड शेप सेम रहती है। एनाइसोगैमिस जिसमें 2 गैमीट्स होंगे जिनके साइज डिसिमिलर रहेंगे। तो ये डेफिनेशंस आपको तीनों की याद होनी चाहिए भाई, पूछा जा सकता है एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट सिंगल सेल, नर्व सेल, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, आरबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रिच एग आपका लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। वहीं अगर हम नर्व सेल की बात करें, ये आपका लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा की बात करें, ये आपका स्मॉलेस्ट सेल है। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं इनको, ये वाला चैप्टर भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। आरबीसी ये तो आपको पता ही है ना, रेड ब्लड सेल ह्यूमन में पाए जाते हैं मेनली, और भी ऑर्गेनिज्म में जिनमें पाए जाते हैं। तो ये आपने याद रख लें, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 50s, 60s, 70s, 80s। देखो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं आपके 70s राइबोसोम, और ये जो 80s है ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके फर्दर सब यूनिट्स क्या आ जाएंगे, 30s एंड आपका 50s। और 80s में फर्दर सब यूनिट क्या आ जाएंगे, 40s एंड आपका 60s, है ना, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज मोस्ट वाइडली स्टडीड, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब मॉर्फोलॉजिकली ये वाला क्रोमोसोम जो हम देखते हैं, जो हम ड्रॉ भी करते हैं मैक्सिमम टाइम, ये वाला क्रोमोसोम कहाँ बनता है, कौन सी स्टेज में बनता है, इसी को स्टडी किया जाता है ना। तो ये बनता है मेटाफेज में, याद रखना इसको। और मेटाफेज में ही इक्वेटोरियल प्लेट में सारे जो आपके क्रोमोसोम है वो लाई कर जाते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेट अगर पूछी जाए किस स्टेज में बनती है, वो भी मेटाफेज में ही बनती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 80 ऑफ डीएनए। अब आपको पता है डीएनए में प्रेजेंट होते हैं आपके प्यूरिन्स, पायरामिडिन्स। प्यूरिन आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग होंगी इनमें। पायरामिडिन आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। ये भी मैं पहले करवा चुकी हूँ टॉपिक आपको। प्यूरिन में आ जाएंगे आपके एडेनिन एंड ग्वानिन, ये आपके प्यूरिन्स है। पिरिमिडीन में आ जाएंगे, डीएनए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए की। पिरिमिडीन में आपका आ जाएगा थायमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। The number of hydrogen bond present between A and T of DNA is 2. Option C will be the correct answer. Next है, which RNA carries the amino acid from the amino acid pool to the mRNA during protein synthesis? कौन सा RNA अमीनो एसिड को कैरी करता है mRNA के पास प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, ट्रांसलेशन के टाइम? तो इट इज RNA, tRNA, mRNA, hnRNA। करेक्ट आंसर इज tRNA, ठीक है। mRNA की बात करें, मेजरली ये 3 तरह, सॉरी RNA की बात करें, मेजरली 3 तरह का होता है। सबसे पहले mRNA मैसेंजर RNA, फिर tRNA ट्रांसफर RNA, और फिर आ जाएगा आपका rRNA जो कि राइबोसोमल RNA है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर दी वेराइटीज ऑफ व्हीट, राइस, मिलेट, टोबैको। किसकी वेराइटीज हैं ये है व्हीट की वेराइटीज। और इनको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इन दोनों को ही इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। कब हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, पता होना चाहिए आपको, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर इज obtained फ्रॉम। किससे बनाई जाती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट बस्टर है, मतलब क्लॉट बनने नहीं देगी? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस। तो आई थिंक नाम से भी पता चल रहा है, लग रहा है पता आपको, इट इज ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। इट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, ये फर्दर 2 टाइप्स का है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म।
एनाबोलिज्म की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एनाबोलिज्म? एनाबोलिज्म होता है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होंगे टू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। और एनाबोलिज्म में अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी जो है चाहिए होती है, रिक्वायर्स एनर्जी। जैसे एग्जांपल इसमें आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, एनाबोलिज्म में एग्जांपल आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। कैटाबोलिज्म बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा चीजों का, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा रेस्पिरेशन। तो ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी इज कॉल्ड, लाइकन, फर्न, माइकोराइजा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड माइकोराइजा। चलो लाइकन क्या होता है फिर? लाइकन की क्या डेफिनेशन होगी? करिए कमेंट, जिन भी एस्पायरेंट को आता है कमेंट करो, तो बाद में भी वीडियो देखेंगे वो भी कमेंट करेंगे जरूर। बताओ लाइकन का डेफिनेशन अगर हम कहें तो क्या होती है, किस किस से मिलकर बना होता है? तो चलो सिंपल सा कमेंट करो, लाइकन किस किस से मिलकर बना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन आपका ये भी। नेक्स्ट है सी अपीयर टू बी रेड ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोनेलॉक्स, डेस्मिड, स्पाइरोगाइरा, बोथेसी। रेड टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। आई थिंक ये भी मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में। रेड टाइड की फॉर्मेशन कौन करता है? डाइनोफ्लैजेलेट। कौन सी? गोनेलॉक्स। कौन करता है? गोनेलॉक्स। ये एक डाइनोफ्लैजेलेट है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक। जाइलम मेनली किस में इन्वॉल्व होता है? पीवाईक्यू आपका वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट में जो है ये यूज होता है। जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात की गई है। क्या चीज लैक करते हैं ये? ब्रैकिड, वेसल, पेरेन्काइमा, एबी। इनके पास नहीं होती हैं जाइलम वेसल्स, ठीक है। क्या चीज लैक करते हैं ये? जाइलम वेसल्स। If two solution have the same osmolarity, they are said to be सेम ऑस्मोलैरिटी, अंदर बाहर दो सॉल्यूशंस में, तो उसको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या नन ऑफ अबव क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आइसोटोनिक, ठीक है। और हाइपोटोनिक क्या होता है? अगर हाइपोटोनिक की बात करें जिसमें लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन रहेगी एज कंपेयर टू अदर, लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, और हाइपरटोनिक में हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, केल्विन साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट पहला क्या होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लूकोज। ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। और एस्पिरेंट्स को पता है जो हमारी वीडियो डेली देखते हैं कि होमवर्क क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपका काम है उसका आंसर कमेंट करना हमें कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी एस्पिरेंट ये वीडियो देखेंगे वो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने लगभग 30 पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए हैं दिसंबर 2025 के। तो इसके नेक्स्ट जो पीवाईक्यू है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो ये पार्ट 1 था इस पेपर का। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ, ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप देख सकते हैं, आप इसको ज्वाइन करें और वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी रिवीजन के लिए, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे टेट से रिलेटेड, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सारे मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी वहां से भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा पेड बैच भी चला हुआ है मेनली, जिसमें कंप्लीट कोर्स भी रहेगा, पूरी थ्योरी उसमें करवाई जाती है विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ रहेगा। और साथ के साथ अब हमने नया बैच लॉन्च किया है प्रैक्टिस सीरीज का, जिसमें कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगी और पीवाईक्यू जो है आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें अगर एनरोल होना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।